दोस्तों मित्रों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कल युग की स्त्री का कौन सा अंग रात होते ही गीला होने लगता है। साथ ही एक कथा के माध्यम से ये भी बताएंगे कि किन प्रकार के लोगों को घर पर कभी नहीं बुलाना चाहिए, क्योंकि वे सदैव आपका सर्वनाश ही करेंगे और आपके साथ रहकर छल कपट करेंगे और आपके साथ रहकर आपकी ही पत्नी से शारीरिक संबंध बनाएंगे। दोस्तों मित्रों, आज के युग में आप लोगों के साथ चाहे जितना ही अच्छा क्यों ना कर दे, परंतु वो सदैव आपको कष्ट ही देते हैं और आपका साथ छोड़कर चले जाते हैं। तो दोस्तों, वो कौन से लोग हैं जो आपके साथ छल कपट करते हैं और आपका साथ छोड़कर चले जाते हैं? वो आपको आज इस वीडियो में पता चलेगा। दोस्तों मित्रों, आप लोग भी भूलकर ऐसे लोगों को अपने घर मत लाना, वरना बहुत पछताना पड़ेगा। क्योंकि जिसके अंदर वासना भरी होती है, वो ये नहीं देखता कि सामने वाला का रिश्ता क्या है। वो व्यक्ति वासना में अंधा होकर जो नहीं करना चाहिए वो कर देता है। इसलिए दोस्तों मित्रों, आज हम आपको इस वीडियो में एक कथा के माध्यम से बताएंगे कि ऐसे कौन से लोग हैं जिनको भूल कर भी अपने घर में कभी मत बुलाना, और साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि स्त्री का कौन सा अंग रात होते ही गीला होने लगता है। दोस्तों मित्रों, आज की वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक और महत्वपूर्ण है। इसलिए दोस्तों मित्रों, आप सभी को इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा अवश्य देखना है, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान विष के समान होता है। आधे अधूरे ज्ञान से मनुष्य को जीवन में कभी भी सफलता नहीं मिलती है। तो दोस्तों मित्रों, आपका ज्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए इस कथा को सुनाना आरंभ करते हैं। दोस्तों मित्रों, एक बार भगवान श्री कृष्ण अपने महल में विश्राम कर रहे थे। तभी वहां अचानक से देवी सत्यभामा आती है और भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करती है। तब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि देवी सत्यभामा जी का मन काफी ज्यादा विचलित है। वो कुछ पूछना चाहती है। तब भगवान श्री कृष्ण देवी सत्यभामा से कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, आज आप बहुत चिंतित दिखाई पड़ रही हैं। आपके चिंता का कारण क्या है? मुझे निसंकोच होकर बताइए। तब देवी सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण जी से कहती है, हे प्रभु, मेरे मन में एक प्रश्न है जो कि मेरा मन काफी ज्यादा विचलित कर रहा है। तब भगवान श्री कृष्ण देवी सत्यभामा से कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, आप निश्चिंत होकर आपने उस प्रश्न को पूछिए। मैं आपको आपके प्रश्न का उत्तर जरूर दूंगा। तब देवी सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण जी से कहती है, हे प्रभु, वो कौन से व्यक्ति हैं जिन्हें भूलकर भी अपने घर पर कभी नहीं बुलाना चाहिए? तब भगवान श्री कृष्ण देवी सत्यभामा से मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे देवी, आज आपने इस प्रश्न को पूछकर समस्त मानव जाति का कल्याण कर दिया है, परंतु मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर एक अत्यंत ज्ञान वर्धक कथा के माध्यम से देना चाहता हूं। परंतु आपको इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक पूरा सच्चे मन से सुनना होगा। तब देवी सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण से कहती है, हे प्रभु, मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि मैं इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुनूंगी। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, किसी नगर में एक धनवान सेठ रहता था। उसका नाम मोहन था। उस सेठ के 3 पुत्र थे। मोहन के दोनों बेटे तो काफी बुद्धिमान और चालाक थे, किंतु उसका जो छोटा बेटा था वो कुछ मंद बुद्धि का था। लेकिन मोहन के छोटे बेटे के अंदर एक विशेषता थी कि वो जितना ही कम बुद्धि वाला था, उतना ही उसका शरीर बलशाली था। एक दिन मोहन अपने बेटों के बारे में सोच रहा था। तभी मोहन सेठ के दिमाग में एक विचार आया कि मेरे दोनों बेटे तो काफी बुद्धिमान और चालाक हैं, वो अपना जीवन यापन किसी ना किसी तरह से कर सकते हैं, लेकिन मेरा छोटा बेटा कम बुद्धि वाला है। इसकी जीविका के लिए मुझे चिंता हो रही है। फिर उसके मन में काफी सोच विचार के बाद एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों ना मैं अपने इस छोटे पुत्र को पहलवानी सिखा दूं। वैसे भी इसका शरीर देखने में पहलवानों जैसा है। अब उस मोहन सेठ ने अपने छोटे पुत्र को पहलवानी करवाना शुरू कर दिया। उसे बहुत अच्छी अच्छी पहलवानों वाली खुराक मिलने लगी। कुछ ही दिनों बाद सेठ का छोटा पुत्र बहुत ताकतवर हो गया। वो प्रतिदिन व्यायाम करता था
दौड़ लगाता और पहलवानी के जो गुण थे उन्हें सीखता रहता था। वो हर दिन नए नए कलाएं सीखता था। इस प्रकार धीरे धीरे समय निकलता गया। कुछ दिनों बाद मोहन सेठ ने अपने दोनों बड़े पुत्रों का विवाह कर दिया। जब मोहन सेठ के पुत्रों का विवाह हो गया तो दोनों पुत्रों की जो स्त्रियां थी वो भी सेठ के छोटे बेटे से दिन रात जलने लगी थी और मन में सोचने लगी कि ये छोटा वाला देवर कुछ काम धाम तो करता नहीं है, पूरे दिन पहलवानी करता है और अच्छी अच्छी चीजें खाते रहता है, जबकि मैं और मेरे पति दिन रात काम धंधे में लगे रहते हैं और ये बैठे बैठे मौज उड़ाता है। फिर उन दोनों भाइयों ने अलग होने की योजना बनाई और मोहन सेठ से प्रतिदिन लड़ाई करने लगे। ये सब देखकर मोहन सेठ ने सोचा कि अब मुझे अपने छोटे पुत्र का भी विवाह कर देना चाहिए। यही सोचकर उस मोहन सेठ ने पड़ोसी गांव से छोटे बेटे के लिए रिश्ता तय कर दिया। मोहन सेठ की छोटी बहू बड़ी सुंदर और विद्वान थी। उस पहलवान की पत्नी इतनी सुंदर थी कि उसके जैसा पूरे नगर में कोई नहीं था। उसे कई तरह की विद्वाओं का भी ज्ञान था। अब विवाह होने के बाद तीनों पुत्रों को मोहन सेठ ने अलग अलग कर दिया ताकि घर में किसी बात को लेकर विवाद ना हो। जब तीनों बेटे अलग अलग हो गए तो मोहन सेठ के दो बड़े बेटे काफी बुद्धिमान और होशियार थे। वो दोनों अपना व्यापार करने लगे और अच्छी तरह से कमाने खाने लगे। वो हर काम जानते थे, इसलिए उनका समय बहुत अच्छे से चल रहा था। परंतु जो पहलवान था उसको पहलवानी के अतिरिक्त और कुछ नहीं आता था। उसे तो बस एक ही चीज आती थी, अच्छा खाना और प्रतिदिन पहलवानी करना। धीरे धीरे उसके घर का अनाज खत्म हो गया और बहुत जल्दी ही उसके घर में गरीबी आने लगी। उसकी पत्नी उसे काम करने के लिए भेजने लगी और दिन रात अपने पति से लड़ने लगी और कहती है, हे स्वामी, तुम कोई काम क्यों नहीं करते हो? दिन भर खाली पड़े रहते हो और खाने को अच्छा अच्छा चाहिए। इस तरह से हमारा गुजारा कैसे होगा? अब तो दोनों पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़े होने लगे। फिर एक दिन पहलवान की पत्नी अपने पति से कहती है, हे स्वामी, आप ऐसा करो, इस नगर के राजा के पास जाओ और राजा से कहना कि मुझे नौकरी दे दो। तो पहलवान कहने लगा कि ये तुम क्या कह रही हो? मैं तो कोई काम ही नहीं जानता हूं, केवल कुश्ती लड़ सकता हूं। और पहलवान को रखकर वे क्या करेंगे? मैं तो केवल भोजन कर सकता हूं और कोई काम तो मुझे आता ही नहीं है। तो राजा के यहां मुझे नौकरी कैसे मिल जाएगी? और मिल भी जाएगी तो मैं वहां क्या काम करूंगा? तो फिर पहलवान की पत्नी कहने लगी कि तुम इस बात की चिंता मत करो कि मैं कुछ नहीं जानता हूं। मैं जो कहती हूं वो आप करो। मेरे कहने से तुम महाराज के पास जाओ और महाराज से कहो कि महाराज, मैं आपके यहां नौकरी करना चाहता हूं। राजा जब तुम्हें नौकरी देने को तैयार हो जाए तो आप नौकरी पर लग जाना। पहलवान ये बात सुनकर घबरा गया और अपनी पत्नी से बोला कि मैं तो कुछ जानता भी नहीं हूं, फिर मैं राजा के यहां पर काम कैसे करूंगा? तब पत्नी बोली, देखो आप चिंता मत करो, मैं हूं ना। दोस्तों मित्रों, पहलवान अपनी पत्नी की बात मानकर उदास मन से राजा के दरबार को चल देता है। जब राजा के दरबार में पहुंचा तो महाराज ने देखा कि बड़ा बलवान, पहलवान जैसा शरीर वाला एक आदमी मेरे दरबार में आया है। तो राजा उसे देखकर समझ गए कि जरूर ये व्यक्ति नौकरी की तलाश में आया होगा। महाराज ने उससे पूछा, तुम किस लिए आए हो? तो वो कहने लगा कि महाराज, मुझे नौकरी चाहिए। राजा ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम्हें कैसी नौकरी चाहिए? बताओ, हमारे लिए आप कौन सा काम करोगे? तब वो पहलवान कहता है, महाराज, जो काम आपसे नहीं होगा, जो काम आपकी सेना से नहीं होगा, किसी मंत्री से नहीं होगा, वो काम मैं करूंगा। तब राजा ने अपने सभी मंत्रियों से विचार विमर्श किया। काफी देर विचार विमर्श करने के बाद अंत में राजा ने उस पहलवान को नौकरी दे दी और उस पहलवान को रहने के लिए महल के बाहर एक कमरा दे दिया। और राजा ने कहा, जब भी ऐसा कोई काम आएगा जो मेरे मंत्रियों और मेरी सेना से नहीं होगा तो तुम्हें खबर भेजकर बुलवा लिया जाएगा। फिर वो पहलवान खुशी से भागते हुए अपने घर आता है और अपनी पत्नी को ये खबर देता है कि राजा ने उसे अपने यहां नौकरी पर रख लिया है।
ये सुनकर उसकी पत्नी बहुत खुश होती है। दोस्तों मित्रों, फिर वो पहलवान राजा के दिए हुए शाही कमरे में रहने लगा। अब तो वो पहलवान बड़े ही आराम से उस राजसी महल में रहने लगा। प्रतिदिन पहलवानी करता था, खूब खाता पीता, बगीचे में घूमता और आराम से सो जाता था। धीरे धीरे यूं ही समय बीतता गया। एक दिन राजा और उसका महामंत्री पहलवान से कहते हैं कि आज तुम हमें अपने घर लेकर चलो, हम देखना चाहते हैं कि तुम्हारा घर कैसा है। अब तो वो पहलवान महाराज की बात को टाल भी नहीं सकता था। उसने महाराज की बात मानकर महामंत्री और राजा को लेकर अपने घर की ओर लेकर चल देता है। वो पहलवान राजा और महामंत्री को अपने घर लेकर आ जाता है। पहलवान की पत्नी देखने में बड़ी सुंदर और सुशील थी। राजा की नजर जैसे ही पहलवान की पत्नी पर पड़ी, पहलवान की पत्नी को देखकर राजा उस पर मोहित हो गया, क्योंकि पहलवान की पत्नी इतनी ज्यादा सुंदर थी कि राजा की जितनी भी रानियां थी वे सभी उसके सामने कुछ नहीं थी। राजा ये देखकर आश्चर्य में पड़ गया। उसके बाद महाराज और महामंत्री वापस चले आए। अब राजा महामंत्री से कहने लगा कि महामंत्री, इस पहलवान की पत्नी कितनी सुंदर है, हमारी रानियां भी इतनी सुंदर नहीं है। महामंत्री ने कहा, हाँ महाराज, सुंदर तो है, परंतु क्या किया जाए, ये तो अपने अपने भाग्य की बात है। दोस्तों मित्रों, फिर उस राजा ने महामंत्री से कहा, महामंत्री, मुझे ये बताओ कि हम इसकी पत्नी को पाना चाहते हैं। किस तरह से हम इसकी पत्नी को अपनी पत्नी बना सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए। उस धूर्त राजा ने पहलवान की पत्नी को अपना बनाने के लिए षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। फिर राजा और महामंत्री सोचने लगे कि कैसे पहलवान की पत्नी को महल में लाया जाए। अब तो राजा और महामंत्री उसी दिन से पहलवान की पत्नी को हड़पने का षड्यंत्र रचने लगे। धीरे धीरे कुछ समय और बीत जाता है। इधर राजा की एक रानी जो बीमार पड़ जाती है। जब रानी बीमार हुई तो राजा ने उसका इलाज बड़े बड़े वैद्य और हकीम से कराया, किंतु उसे थोड़ा भी आराम नहीं मिला। उसकी बीमारी बढ़ती ही गई। कोई भी वैद्य हकीम रानी का इलाज नहीं कर सका। फिर एक दिन महामंत्री ने सोचा, क्यों ना इस मौके पर पहलवान की परीक्षा ली जाए, आखिर वो किस काम आएगा। फिर महामंत्री ने पहलवान के विरुद्ध एक षड्यंत्र रचा। दोस्तों मित्रों, एक दिन महामंत्री राजा से अनुमति लेकर महल के बाहर जाता है और एक वैद्य को पकड़ कर ले आता है। और उस वैद्य से मंत्री ने कहा, देखो वैद्य, रानी जी बीमार है, तुम्हें उनका इलाज करना है, किंतु मेरी एक शर्त है, इलाज तुम्हें मेरे अनुसार करना होगा। महामंत्री ने कहा, मैं इसके बदले में तुम्हें 500 सोने के सिक्के दूंगा। आप जब उनका इलाज करना तो इलाज के लिए तुम उनसे ऐसी वस्तु मंगवाना जो कहीं भी उपलब्ध ना हो। वैद्य को जब मंत्री ने 500 सोने के सिक्के पकड़ा दिए तो वैद्य लालच में आ गया और वैद्य कहने लगा, ठीक है महामंत्री जी, मैं ऐसा ही करूंगा। अब तो महामंत्री वैद्य को लेकर राज दरबार में आता है और राजा से कहता है, महाराज, ये वैद्य जी बड़े ही जाने माने हुए हैं। महाराज बोले, ये तो बड़े ही प्रसन्नता का बात है। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि वैद्य को महारानी के पास ले जाया जाए। राजा का आदेश पाकर महामंत्री वैद्य को साथ लेकर महारानी के पास जाते हैं। वैद्य जी ने महारानी की नब्ज देखी और नब्ज देखकर राजा से कहा, हे महाराज, इनका इलाज होना अब संभव नहीं है। राजा एकदम घबरा गया और कहने लगा, क्यों वैद्य जी, क्या बात है। वैद्य ने कहा है, राजन, महारानी को सिर्फ एक ही वस्तु ठीक कर सकती है। राजा कहने लगा, बताओ वो कौन सी चीज है। तब वैद्य बोला, महाराज, वो वस्तु बड़ी ही दुर्लभ है, इतनी आसानी से नहीं मिल सकती। राजा बोले कि आप बताओ तो सही, मैं उस औषधि को कुछ भी करके ढूंढ कर लाऊंगा। तब वैद्य ने बताया कि महाराज, यदि आप हरिता की जड़ी बूटी मंगवा दो तो आपकी रानी जी ठीक हो सकती है। हरिता की जड़ी बूटी को पीसकर उसे महारानी को पिलाया जाए तो महारानी बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएंगी। वैद्य की बात सुनकर के राजा मन में विचार करने के बाद वैद्य से कहा, अवश्य हम उस हरिता की जड़ी बूटी को मंगवाएंगे। फिर राजा ने पूछा, वैद्य जी, ये जड़ी बूटी कहाँ मिलेगी। तो वैद्य ने कहा, महाराज,
ये जड़ी बूटी यहां से 100 कोस दूरी पर हिमालय के जंगलों में मिलती है। फिर महाराज ने अपने समस्त सभासदों, महामंत्रियों और सेनापतियों को बुलाया और उनसे कहा कि कोई भी ऐसा योद्धा है जो हरित की जड़ी बूटी ला सके। ये बात सुनकर के कुछ सभासद कहने लगे, महाराज, ये हरित की जड़ी बूटी कैसी होती है? हमने आज तक तो ये नाम ही नहीं सुना है। राजा कहने लगे, ये कोई एक जड़ी बूटी है जो हिमालय के घने जंगलों में मिलती है। राजा की ये बात सुनकर के संपूर्ण दरबारी मौन हो गए, क्योंकि जिस हरित की जड़ी बूटी की बात राजा कर रहे थे, आज तक किसी ने उस जड़ी बूटी को नहीं देखा था। अब तो राजा उन्हें चुपचाप देखकर महामंत्री से कहने लगे कि महामंत्री, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। महारानी को बचाने के लिए हमें वो जड़ी बूटी लानी ही होगी। महामंत्री कहने लगा, महाराज, चिंता करने की कोई बात नहीं है। यही मौका है उस पहलवान की परीक्षा का, जो हमारे यहां वर्षों से केवल बैठे बैठे तनख्वाह ले रहा है। वो किस दिन काम आएगा? क्यों ना हरित की जड़ी बूटी उसी से मंगाया जाए। आप उसे बुलाकर उससे कहें कि वो 12 दिन के अंदर वो जड़ी बूटी को लाकर दे, नहीं तो उसे कठोर से कठोर सजा दी जाएगी। और महाराज इस तरीके से वो जड़ी बूटी लाने के लिए हिमालय पर्वत पर जाएगा। अगर वो ले आता है तो महारानी बच जाएगी, अगर वो मर जाता है तो और भी अच्छी बात है, उसकी पत्नी फिर आपकी हो जाएगी। आप उसे राजमहल में ले आना। राजा की नियत तो पहले से ही पहलवान की पत्नी पर थी। राजा ने जैसे ही महामंत्री का यह सुझाव सुना, वो अत्यंत प्रसन्न हुआ। फिर राजा ने कहा, पहलवान अगर जड़ी बूटी नहीं ला सका तो हम उसको फांसी पर चढ़ा देंगे। अब तो राजा ने बिना देर किए एक सैनिक को आदेश दिया कि पहलवान को दरबार में बुलाया जाए। पहलवान महाराज के दरबार में आ जाता है। महाराज ने कहा कि पहलवान, तुम काफी समय से वेतन ले रहे हो, अभी तक कोई काम तुमने हमारा नहीं किया है। अब एक आवश्यक काम आ गया है। पहलवान बोला, महाराज आप आज्ञा कीजिए, मैं अवश्य करूंगा। तब राजा कहता है, हमें हरिता की जड़ी बूटी की जरूरत है, जिसे पिसकर महारानी को पिलानी है। ऐसा करने से उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी। राजा की बात सुनकर पहलवान सोच में पड़ गया। कहने लगा, महाराज, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, ये जड़ी बूटी कैसी होती है? राजा ने कहा, हम भी नहीं जानते, लेकिन तुम्हें लाना है। काफी सोच विचार के बाद पहलवान कहने लगा, महाराज आप मुझे कुछ समय दीजिए। राजा बोले कि इसके लिए मैं तुम्हें 12 दिन का समय देता हूं। यदि तुमने 12 दिन के अंदर वो जड़ी बूटी नहीं लाए तो तुम्हें फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। पहलवान महाराज की बात सुनकर सन रह गया। उसके पैरों तले से मानो जमीन खिसक गई। वो तुरंत अपने कमरे में आता है। मोटी बुद्धि का तो वो था ही। वो मन ही मन में विचार करने लगा। फिर उसने सोचा, अभी तो बहुत दिन है। ये सोचकर उसने 4-5 दिन ऐसे ही व्यतीत कर दिए। फिर एक दिन राजा ने अपने सैनिक को आदेश दिया कि जाओ देख के आओ कि पहलवान जड़ी बूटी लाने के लिए गया है या नहीं। यदि वो ना गया हो तो उससे कहना कि वो जल्द से जल्द हरित की जड़ी बूटी को लेकर आए, अन्यथा हम उसे फांसी पर चढ़ा देंगे। ये बात सुनकर के सैनिक पहलवान के पास जाता है और वह जैसा राजा ने कहा था वैसे ही पहलवान को बता देता है। दोस्तों मित्रों, ये बात पहलवान ने अपनी पत्नी को कभी नहीं बताई थी। पहलवान की पत्नी बड़ी विद्वान और चतुर थी। उसने अपनी रक्षा के लिए अपने आंगन में एक गहरा कुआं खुदवा रखा था और कुआं के ऊपर उसने एक चटाई बिछा रखी थी और चटाई के ऊपर एक बहुत सुंदर मखमली बिस्तर बिछा दिया था। इधर जब राजा ने दरवाजा खटखटाया और आवाज लगाई तो पहलवान की पत्नी ने आकर दरवाजा खोला। द्वार पर राजा को देखा तो वो राजा से कहने लगी, महाराज आपने यहां आने का कष्ट क्यों किया? आप हमें ही बुला लेते। फिर उस पहलवान की पत्नी ने राजा का बड़ा स्वागत किया और कहने लगी कि महाराज आप यही बाहर बैठिए, मैं आपके लिए भोजन लेकर के आती हूं। मेरे पति इस समय घर पर नहीं है। यह सुनकर राजा कहने लगा, अरे नहीं नहीं, मैं बाहर क्या करूंगा? मैं तो आपके साथ अंदर चलना चाहता हूं। मैं तो तुम्हारे लिए महल से यहां आया हूं। हे सुंदरी, तुम बहुत खूबसूरत हो। मुझे लगता है पहलवान तुम्हारी अच्छे से देखभाल नहीं रखता है। वो तो खुद दूसरे की नौकरी करता है। अगर तुम हमारे महलों की रानी होती
तो तुम्हारी जिंदगी कितनी खुशहाल होती। मैं तुम्हें दुनिया के सभी सुख देता, तुम्हारी जिंदगी स्वर्ग बना देता। राजा के मुख से जब इस तरह की मीठी मीठी बातें पहलवान की पत्नी ने सुनी तो वो समझ गई कि राजा उससे क्या चाहता है। उसने तुरंत समझ लिया कि राजा की नीयत खराब है, उसके अंदर मेरे प्रति वासना भरी हुई है, इसलिए अब इसको सबक सिखाना चाहिए। पहलवान की पत्नी ने राजा से कहा कि महाराज, अंदर आइए, आप ठीक कह रहे हैं। पहलवान किसी भी तरह से मेरे योग्य नहीं है। वो मेरा तनिक भी ख्याल नहीं रखता है, वो मुझे प्यार भी नहीं करता है। अब मैं ही उसको छोड़ दूंगी और आज से मैं महाराज आपके साथ रहूंगी। उसने और भी दिमाग से काम लिया। राजा ने जैसे ही ये शब्द सुना, वो खुशी के मारे फूलों नहीं समा रहा था। राजा पूरी तरह से पहलवान की पत्नी की बातों में आ गया और उसके साथ अंदर चला जाता है। दोस्तों मित्रों, अंदर जाने के बाद राजा, पहलवान और उसकी क्या क्या करते हैं। दोस्तों मित्रों, अगर आप वीडियो का पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट पार्ट 2 लिखकर हमारे चैनल सुखी संसार को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।